यंग एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था और हमें ये पता चला था कि जो आयरन लैड बच्चा है वो असल में फ्यूचर का कैंग द कॉन्करर ही है। और वो अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह कैंग द कॉन्करर कब उसको पावर्स मिल जाती हैं तो वो पास में आता है इस वाले कैंग द कॉन्करर से मिलने के लिए, क्योंकि इस टाइमलाइन में इससे कुछ ऐसी गलती हुई थी जिसकी वजह से इसने पूरा अपना 1 साल हॉस्पिटल के अंदर गुजारा था और उसके माँ बाप जो हैं बैंकक्रप्ट हो गए थे हॉस्पिटल के बिल्स भर भर के। तो इसी वजह से वो उसको यहाँ पे एक मौका देने के लिए आता है और बोलता है कि तुम उस बच्चे को मार दो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। लेकिन ये वो करने से राज़ी नहीं होता और बदले में ये टाइम में पीछे आ जाता है जिस टाइमलाइन में एवेंजर्स हुआ करते थे। लेकिन जब आयरन लैड पीछे आता है टाइम के अंदर तो उसको पता चलता है कि यहाँ के एवेंजर डिसबैंड हो चुके हैं और उसको ये भी पता था कि कभी ना कभी कैंग द कॉन्करर जो है टाइम में पीछे करते हुए उसके पीछे ज़रूर आएगा। तो इसलिए वो जो है अपनी यहाँ पे एक नई टीम बना रहा था हीरोज़ की और उसके लिए उसने अपनी मदद ली थी जारवेस से। जी हाँ, ये वही जारवेस है जो एवेंजर डिसअसेंबल में मारा गया था। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इसने जारवेस से मदद किस तरह ली। तो अब आगे तो यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं वहीं एवेंजर्स मैंशन के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं टोनी स्टार्क वगैरह सब खड़े हुए होते हैं और आयरन लैड बताता है कि उसने किस तरह जारवेस से मदद करवी। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि जारवेस ने तुम्हारी मदद किस तरह करी क्योंकि वो तो पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वो बताता है कि मैंने इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने आर्मर के अंदर डाउनलोड कर लिया जिसकी वजह से इसकी सारी फाइल्स वगैरह सब मेरे अंदर आ चुकी हैं। तो जेसिका पूछती है तो इसका मतलब क्या वो जिंदा है? लेकिन इतनी देर में उनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो जेसिका बोलती है कि कोई ये अर्थक्वेक वगैरह तो नहीं आ गया। आयरन बोलता है कि मुझे लग रहा है अर्थक्वेक, लेकिन यहाँ पे अर्थक्वेक कैसे आएगा? तो आयरन लैड डर जाता है और बोलता है कहीं ये कैंग तो नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि हमें ऊपर जाके देखना चाहिए कि आखिरकार ये है क्या। लेकिन जब वो लोग बाहर निकल के देखते हैं मेंशन से तो वो देखते हैं कि केसी जो कि इतनी बड़ी हो चुकी थी अब वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गई है और उसी की वजह से ये शॉकवेव पैदा हुई थी। और वो सब देख के एकदम घबरा जाते हैं कि केसी को आखिरकार हुआ क्या है। और कैप्टन अमेरिका आते यही पूछते हैं कि इसको क्या हुआ। और तो केट पहले तो कैप्टन अमेरिका को देख के चौंक जाती है, लेकिन वो पूछते हैं कि मुझे छोड़ो और ये बताओ कि केसी को हुआ क्या है। और केट बताती है कि ये अपसेट हो गई थी और उसने गुस्से के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती गई और ये इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई कि ये बेहोश हो गई। अब आयरन मैन पूछता है तो इसको अपसेट किसने किया? तो हल्कलिंग बोलता है वो तो हमने करा, लेकिन हम तो सिर्फ इससे बात करना चाहते थे और इसको रोकना चाहते थे, लेकिन ये मेंशन में जाके अपने डैडी का कॉस्ट्यूम पाना चाहती थी। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ केट वगैरह जो है उसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उठो देखो कैप्टन अमेरिका यहाँ पे आए। और वो उठते पूछती है कि कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप इतने छोटे कैसे हो गए? तो कैप्टन बोलते हैं कि बेटा मैं छोटा नहीं हुआ हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो। और वो पूछती है कि मैं कैसे बड़ी हो गई, मेरे पास तो पावर्स ही नहीं है। कैप्टन पूछते हैं कि मेरे ख्याल से अब तुम शायद वापसी छोटी भी हो सकती हो। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद तो करती हूँ कि मैं शायद छोटी हो जाऊँ। तो केट बोलती है कि हाँ तुम ज़रूर हो पाओगी, बस तुम अपनी आंखें बंद करो और कुछ छोटा सोचो। और हम देखते हैं कि जब वो सोचती है तो उसके साथ ही कुछ फ़ौरन छोटी भी हो जाती है। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि इसको अंदर लेके जाओ और उसके क्लोथ्स वगैरह इसको दूसरे लाके दो। और वहाँ पे पेट्रियट कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। तो आयरन मैन बोलता है कि नहीं तुम लोग अब कहीं नहीं जाने वाले हो। और वहाँ पे जेसिका और कैप्टन अमेरिका उनसे बात करते हैं बच्चों से कि केसी को तो आयरन मैन अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन तुम ये बताओ कि केसी के अलावा तुम में और कौन कौन से लोग हैं तुम्हारी इस यंग एवेंजर्स की टीम के अंदर? तो आयरन लैड बोलता है कि सर हम लोग बस इतने ही हैं, पेट्रियट, एसगार्डियन एंड दिस हल्कलिंग। यानी कि वो अपनी टीम के अंदर पहले केटी का नाम नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि वो उस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन वहाँ पे बहस करने लग जाती है कि मैंने भी तुम लोगों को बचाया है और मेरे पास कोई पावर्स हो ना हो लेकिन मैं तुम लोगों को बचा सकती हूँ ये वो। तो वो बोलते हैं कि मुझे भी तुम्हारे साथ यंग एवेंजर्स का हिस्सा बनना है। और केट पूछती है कि अगर ऐसा नहीं है तुम हम लोग को अपनी टीम में क्यों नहीं रखना चाहते हो, क्या तुम्हें कोई लड़कियों से नफरत है? तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो केट बोलती है फिर ऐसा क्या है कि तुम केसी को भी एवेंजर्स के अंदर शामिल नहीं कर रहे हो? तो आयरन मैन बताता है क्योंकि केसी जो है एवेंजर्स फेल सेफ प्रोग्राम के अंदर नहीं थी। तो जेसिका जोन्स पूछती है तो यहाँ पे कोई एवेंजर्स फेल सेफ प्रोग्राम भी है? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हें कैंग ने बताया है? आयरन लैड बोलता है कि नहीं सर मुझे इसके बारे में विजन से पता चला है। और वो बताता है कि जैसे ही मैंने विजन का सारा डेटा अपने सीपीयू के अंदर डाउनलोड करा तो मैंने उसकी सारी फाइल्स वगैरह सब कुछ देखना शुरू कर दिया। और कह रहा है कि मैंने जब उसकी फाइल्स में कुछ ज़्यादा झांकने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि विजन के पास एक फेल सेफ प्रोग्राम भी है जिसके अंदर उसने ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया था कि कभी एवेंजर्स को कुछ हो जाए, क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाए या डिसबैंड हो जाए, तो उनकी जगह लेने के लिए नेक्स्ट एवेंजर्स या यंग एवेंजर्स या जो भी आप कहें कोई ना कोई होना चाहिए। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि इन सब के बारे में आखिरकार हमें क्यों नहीं पता था इतने वक्त से? और वो जेसिका पूछती है और इन सब में सिर्फ यही बच्चे क्यों शामिल हैं? तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता इस बारे में मैडम कि हम लोग ही इसमें क्यों शामिल हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा और मेरा ख्याल है इन सारे बच्चों का एवेंजर्स से या एवेंजर्स के किसी और हिस्से से कुछ लेना देना ज़रूर है या इनकी कोई हिस्ट्री ज़रूर है एवेंजर्स से ताल्लुक़। तो कैप्टन अमेरिका एकदम पूछते हैं कि इनका हमसे क्या ताल्लुक़ हो सकता है? और वो सामने वहाँ पे एसगार्डियन और हल्कलिंग खड़े होते हैं और वो बोलता है हल्कलिंग कि हमें उम्मीद है कि ये बात आप हमें बताएं, इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। तो एसगार्डियन अपना मार्क्स उतारता है, बोलता है कि हो सकता है अगर हम आपको अपने असली नाम बताएं तो आप कुछ याद आए। लेकिन पेट्रियट बोलता है कि नहीं, वो हमारी सीक्रेट आइडेंटिटीज़ एक वजह से हैं और हम लोग किसी के सामने भी ऐसे बता नहीं सकते हैं। तो एसगार्डियन बोलता है कि पेट्रियट ये कैप्टन अमेरिका हैं, हमें इनसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पेट्रियट बोलता है कि हाँ वो कैप्टन अमेरिका हो या ना हो लेकिन ये लोग सिविलियंस हैं और वो लड़की भी जो हमारे साथ है वो भी एक सिविलियन है। और वो बोलती है कि हाँ मैं एक सिविलियन हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई।
तो पेट्रोइड बोलता है कि ये गाना गाना को तुम कब बंद करोगी? तो वो बोलती है कि जब तुम इस बात को मान लोगे कि मैंने तुम्हारी मदद करी है तब, और अगर मैंने ये बात मान ली तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? वो बोलती है कि नहीं, मैं तब भी यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि आप मेरी बात सुने मिस बिशॉप। तो वो बोलती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता कैप्टन अमेरिका? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि तुम्हारा नाम जो है हर एक न्यूज़ के अंदर है कि एक लड़की ने जो कि बिशॉप की बेटी है उसने गनमैन को डिसआर्म कर दिया। लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलते हैं आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं इससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, तो क्या प्लीज़ आप बाहर हमारा इंतज़ार करेंगी? तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं बाहर हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग बैठते हैं एक जगह पे आके, और वो लोग सब अपने आइडेंटिटीज़ वगैरह कैप्टन से डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग कौन है। तो सबसे पहले जो होता है एसगार्डियन के नाम से जो बच्चा था वो बताता है कि मेरा नाम बिली कैप्लन है, और कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं जेफ और रेबिका हैं, और मेरे फादर जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और मेरी मदर जो है वो साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ये एक डॉक्टर फैमिली से है। और कह रहा है कि मेरे 2 छोटे भाई भी हैं जो कि ज़्यादातर मेरे से दूर ही रहते हैं। क्या इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है? तो कैप्टन बोलते हैं कि नहीं, इससे मुझे कोई मदद नहीं मिल रही, आई एम सॉरी। तो जैसिका पूछती है तो अपने पावर्स के बारे में बताओ, क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो या लाइटनिंग? तो वो बोलता है कि दोनों ही समझ लें आप, मैं दोनों चीज़ें जनरेट कर सकता हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या लाइटनिंग। और फिर वो हल्कलिंग के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरा असली नाम टेडी आल्टमैन है और मेरे पास सुपर स्ट्रेंथ है। तो जेसिका पूछती है क्या तुम्हें भी हल्क की तरह गुस्सा आता है? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं हल्क की तरह हल्क आउट नहीं होता हूँ, अगर आपका मतलब वो था। और कहता है मेरे ख्याल से अब तक तो मुझे कोई ऐसा गुस्सा नहीं आया मेरे पूरे 16 साल की ज़िंदगी में। और वो पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स किस तरह मिली, क्या किसी किस्म की रेडिएशन है या फिर कुछ और? तो वो बोलता है कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमें हमारी पावर्स किस तरह से मिली हैं, सिर्फ पेट्रोइड के अलावा। तो हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका पूछते हैं पेट्रोइड तुम क्यों हमारे साथ आके नहीं बैठ रहे हो और हमें कुछ बताओ अपने बारे में बेटा। तो पेट्रोइड फौरन बोलता है सबसे पहली बात तो मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ, तो आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम क्यों आपको अपने सीक्रेट्स बताएं, जबकि आप यहाँ पे आए ही सिर्फ एक ही रीज़न से हैं और वो हमें बंद करने के लिए। तो फिर मैं क्यों अपने सारे प्लान्स आपके सामने रख दूँ और ताकि आप हमें फ़ौरन आसानी से बंद कर सकें। कैप्टन अमेरिका बोलते कि तुम्हारा कुछ हो गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। तो पेट्रोइड बोलता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिक्र नहीं करें। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि फिर तुम बकी के कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो, तुम उसका यूनिफॉर्म पहन के क्यों घूम रहे हो? तो वो बोलता है कि ये कोई बकी का यूनिफॉर्म या आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ये उस यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है जो कि सबसे पहला कैप्टन अमेरिका था, जो कि रियल कैप्टन अमेरिका था। तो कैप्टन अमेरिका एकदम शॉक में आ जाते हैं और बोलते हैं कि आइसा ब्रैडली? तो पेट्रोइड बोलता है जी हाँ, वो मेरे ग्रैंडफादर थे और वो एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका थे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आयरन मैन जो है केसी के साथ बातें कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ इससे पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? तो वो बोलती कि नहीं, और वो बोल रही है कि ये कुछ ज़्यादा वियर्ड था क्योंकि मैं तो बहुत सालों से डैड के पिम पार्टिकल जो है चुरा चुरा के यूज़ कर रही हूँ। तो आयरन मैन बोलता है क्या? तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इससे पहले मुझे आज तक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन आज तक। और वो बोलती है कि चलो अब मुझे सिर्फ अपने डैड का हेलमेट ढूंढना है और मैं तो तैयार हो गई हूँ अपने नेक्स्ट मिशन के लिए। तो आयरन बोलता है कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं है। जब एवेंजर डिसबैंड हुए तो मैंने उसकी सारी चीज़ें, सारी टैग जो है दूसरी टैग के साथ एक स्टोरेज में रख दिया है। तो वो बोलती है क्या वो मुझे मिल सकता है वापसी मिस्टर स्टार्क? तो आयरन मैन अपना मार्क्स उतारता है और बोलता है कि नहीं, वो तुम्हें नहीं मिल सकता, आई एम सॉरी, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कर दो। तो केसी बोलती है क्या मेरे फादर भी अपनी ज़िंदगी यहाँ पे आप लोग के साथ रह के बर्बाद कर रहे थे? तो आयरन मैन बोलता है कि केसी तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो उस बारे में, तो ऐसी बातें करना प्लीज़ बंद कर दो। और वो बोलती है कि फिर मैं क्यों नहीं एक एंड गर्ल बन सकती हूँ अपने डैड की तरह? तो आयरन मैन बोलता है कि क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुमने देखा ना तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ भी हो। तो केसी बोलती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, वो किसी के साथ भी हो सकता है। और आयरन मैन बोलता है कि नहीं, तुम्हारे फादर के साथ जो हुआ वो एक मर्डर था केसी, और उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने अवेंजर्स को फाउंड किया बिकॉज मुझे उस वक्त लगा कि उस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। केसी बोलती है हाँ मुझे पता है, क्योंकि आपके मुताबिक एक ये ऐसी टीम थी जो कि उन दुश्मनों से लड़ सके जिससे कोई एक हीरो अकेले ना लड़ सकता हो। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है, लेकिन जो मिशन पे हम लोग गए थे, वो जो टीम मैंने बनाई थी वो मेरे ख्याल में सही नहीं थी और वो सब हार गए और वो मेरी वजह से हारे हैं, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही होऊंगा। और हम लोग जो है दुनिया को बचाने में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए कि हम लोगों ने एक दूसरे का ख्याल ही, एक दूसरे की मदद करना ही छोड़ दी थी। और कहते हैं हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई, हमें बहुत से लोगों ने धोखा दिया, लेकिन हमने उस सबको इग्नोर किया। लेकिन वो सारी गलतियाँ जो है स्कारलेट विच की शक्ल में हमारे सामने आ गई, और जब उसने अपनी पावर्स पे से कंट्रोल करना छोड़ दिया तो उसने विजन को मार दिया, हॉकाई को मार दिया, और हाँ तुम्हारे फादर को भी उसी ने मारा था। तो केसी रोते हुए पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, वो तो हमारी दोस्त थी, हम उसको बहुत टाइम से जानते थे। तो आयरन मैन बोलता है क्योंकि वो हमें पनिश कर सके हमारे गुनाहों के लिए, जो गुनाह हमसे हो गए थे, और इसीलिए मैंने जो है एवेंजर्स को डिसबैंड कर दिया ताकि इसकी सज़ा कोई और ना भुगत सके आज के बाद। और यही वजह है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ तुम घर जाओ और घर जाके सो जाओ और इस यूनिफॉर्म को उतार के कहीं पे रख दो। मैं तुम्हारे डैड को पहले ही खो चुका हूँ और अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी खो दूँ। और हम यहाँ से फिर दोबारा कैप्टन अमेरिका की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि एकदम शॉक में आके खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आइसा ब्रैडले का ग्रैंडसन एक सुपर सोल्जर है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
तो वहाँ पे पेट्रोइड जो स्टोरी बताना शुरू करता है, क्योंकि जब बहुत पहले जब आप कैप्टन अमेरिका यानी कि वाइट कैप्टन अमेरिका को उसमें फ़ौज में भर्ती किया जा रहा था, तो उससे पहले बहुत सारे ब्लैक सोल्जर्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन उनमें से सब के सब मारे गए थे। तो और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उसमें से सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडफादर ही जिंदा थे, मैं ये स्टोरी जानता हूँ। और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सारा गेल था। पेट्रोइड बोलता है कि हाँ वो मेरी मदर थी, हाँ लेकिन तुम्हारी मदर जो है तुम्हारे ग्रैंडफादर को सीरम देने से पहले पैदा हुई थी, तो उनके पास वो पावर्स किस तरह आ गई ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पेट्रोइड बोलता है कि मैं एक फ़ाइट में पड़ गया था और उस फाइट के अंदर मुझे बहुत सारी चोटें लगी और मेरा बहुत सारा खून भी ज़ाया हो गया था। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं बाकी की स्टोरी मैं समझ गया हूँ, आइजा ने तुम्हें अपना ब्लड दिया होगा जो कि तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मैच कर गया होगा। और इस तरह हमें पता चलता है कि पेट्रोइड को उसकी सुपर हीरो स्ट्रेंथ यानी कि सुपर सोलर सीरम वाली स्ट्रेंथ सारी उसके पास हैं। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम लोग जो कोशिश कर रहे हो, लेकिन पेट्रोइड बात काटते हुए बोलता है कैप्टन, तो पेट्रोइड बोलता है कि मुझे पता है कि आप हमें बंद करना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन मुझे ये बताइए कि आप आखिरकार हमें बंद कैसे करेंगे। और हम देखते हैं कि दोबारा से एक अर्थक्वेक आने शुरू हो जाता है और सारे लोग इधर से उधर भागने लग जाते हैं। तो सब केसी की तरफ देखते हैं, लेकिन केसी आयरन मैन के साथ होती है और वो बिल्कुल अपने नॉर्मल साइज़ में होती है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि आयरन मैन तुम बच्चों को लेके यहाँ से निकलो, मैं देखता हूँ ये क्या है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं एक ज़ोरदार धमाका होता है और वहाँ से एक एंड्रॉयड या रोबोट टाइप की कोई चीज़ आती है जो कि आके चिल्लाता है कि हमारे मास्टर कहाँ हैं, हमारे मास्टर कहाँ पे हैं, हमें अपने मास्टर के पहुँचाओ। और हम देखते हैं कि वो बड़ा सा रोबोट सबके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और यहीं पे यंग अवेंजर्स और अवेंजर्स मिलकर उसको मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन हल्कलिंग एक अपना पंच मारता है जिसकी वजह से वो गिर के वहाँ पे छोटा हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो जब उसको मार के गिरा चुका होता है तो वो देखते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है और उसके बाद उसके थोड़ा बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से बहुत सारे और रोबोट्स निकल जाते हैं और वो सब यही बोल रहे होते हैं कि वेयर इज़ द मास्टर, वेयर इज़ द मास्टर। कैप्टन अमेरिका वहाँ से चिल्लाते हैं कि तुम लोगों को मेरी एडवाइस चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो रोबोट्स होते हैं सिर्फ यंग अवेंजर्स के पीछे ही होते हैं, अवेंजर्स के पीछे नहीं। तो वो बोलता है कि हाँ कैप्टन हमें आपकी एडवाइस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि इनसे लड़ो नहीं, इनसे सिर्फ बचो, क्योंकि वो लोग जितना ज़्यादा उनको मारेंगे वो उतने ज़्यादा और मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और हम देखते हैं कि वो यंग अवेंजर्स के ऊपर बहुत बुरी तरीके से चढ़ रहे होते हैं और इस तरह फिर अवेंजर्स भी उनकी मदद करने के लिए आते हैं। और फिर कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि कैंग ये क्या है। तो वो बोलता है कि आयरन लाइट के कैंग, ओ माय गॉड, ये तो लगता है मेरे बनाए हुए इन्वेंशन है, क्योंकि मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में बनाया था, तो हो सकता है कि ये मुझे ढूंढते मैं यहाँ पे आया हूँ। तो एसगार्डियन क्या तुम इनको यहाँ पे रोक के रख सकते हो ताकि मैं पता लगाऊँ ये आखिरकार हो क्या रहा है। तो एसगार्डियन बोलता है कि मैं उनको कैसे हराऊँ क्योंकि वो तो लाइटनिंग प्रूफ हैं। तो आयरन लाइट बोलता है कि तुम अपनी दूसरी पावर इस्तेमाल करो। एसगार्डियन बोलता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी पावर्स यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। तो आयरन लाइट बोलता है कि करो अभी के अभी। और हम देखते हैं वहाँ पे एसगार्डियन जो है अपनी एक नई किस्म की पावर इस्तेमाल करता है और आयरन मैन बोलता है कि मुझे लगा था इसके पास सिर्फ लाइटनिंग पावर्स हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैंग जो है अपना मार्क्स उतारता है और बोलता है कि आई एम कैंग, आई एम योर मास्टर। और हम देखते हैं कि वो जितने रोबोट होते हैं सारे ठंडे पड़ जाते हैं और उसको सिर्फ मास्टर मास्टर करके बुला रहे होते हैं। और हम देखते हैं अचानक उनके अंदर से लाइट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो आयरन मैन पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है कि ये लोग जो है सिग्नल भेज रहे हैं, ये कैंग को बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है और अब वो आता ही होगा। तो आयरन मैन बोलता है कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए। और हम देखते हैं आयरन मैन को एक रूम के अंदर भेजता है, ये एक ट्रेनिंग रूम है, और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करो ताकि हम लोग आने वाली मुसीबत के लिए एक साथ मिलकर सामना कर सकें। और ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है इस डोर के सीधा अंदर है, तुम लोग वहाँ जाकर ट्रेनिंग करो, हम लोग तुम्हें मॉनिटर करेंगे ऊपर डेस्क से बैठ के, तो गुड लक। तो वहाँ पे वो लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि थैंक यू, आपने हमारी इतनी मदद करी और आप हमें समझ रहे हैं। और वो बोलता है कि अगर हमने यहाँ पे रुक के कैंग को हरा दिया और कैंग यहाँ से चले गया तो फिर मुझे कभी भी अपने टाइम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं कभी भी कैंग द कॉन्करर बनूंगा ही नहीं और मैं आप लोगों की तरह एक हीरो बन सकता हूँ। तो आयरन मैन बोलता है तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें जल्द से जल्द हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जेसिका जोन्स पूछती है कि कैप्टन आपको क्या लगता है इनको कितनी देर लगेगी हमारी इस चाल को समझने में। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं इनको इतनी देर तो लगी जाएगी जब तक हम इनके पेरेंट्स को कॉल करके बता दें। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये इन लोगों की चाल थी, इन लोगों ने सारे यंग एवेंजर्स को उस कमरे के अंदर बंद कर दिया था ताकि ये लोग उन सबके पेरेंट्स को कॉल करके उनको घर भेज सकें, क्योंकि अभी तक इन लोगों को जो है उनकी स्टोरी के ऊपर यकीन नहीं हुआ था। ये लोग सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि ये लोग सच बोल रहे हैं और ये लोग उनकी साइड पे हैं। जेसिका जोन्स वहाँ बैठ के बोल रही होती है कि मुझे एसगार्डियन के पेरेंट्स का नंबर तो मिला है लेकिन हल्कलिंग का कोई अता पता नहीं है। और बोलता है कि मैं आयजा और फेथ को कॉल करके बताता हूँ इन दोनों बच्चों के बारे में। तो जेसिका पूछती है तो क्या कैप्टन आपको इनकी बच्चों की स्टोरी में बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। तो आयरन बोलता है क्या मतलब तुम्हारा कि वो यंग कैंग जो है फ्यूचर से आया आयरन लैड बन के हमारे पास। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं लेकिन स्टार्क देखो उसके बाद इतनी ज़बरदस्त टैग भी तो है, वो हो सकता है सच बोल रहा हो। और वो ग्रोइंग मैन जो थे जो कि अभी हम पे अटैक करने के लिए आए थे उन्होंने उसको पहचान भी लिया था। कैप्टन बोलते हैं कि क्या हुआ अगर वो लोग सच कह रहे हो और हम गलत निकलें। तो आयरन मैन बोलता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं कैप्टन, और अगर वो सच कह भी रहे हैं और कैंग अगर यहाँ पे आ भी गया तो क्या। और हम यहीं पे देखते हैं कि आयरन मैन ये बात बोल ही रहा होता है और पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें पता है कि लोग क्या कहते हैं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। और हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर जो है फ्यूचर से यहाँ पे सच में आ गया होता है। टू बी कंटिन्यूड।